फ्रेंड्स, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। ये जो टॉपिक है ये हमारे एनफोर्सेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट की कंडीशन का ही पार्ट है। एनफोर्सेबिलिटी में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अभी तक, कंसिडरेशन हमने पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है कॉम्पिटेंट पार्टीज और हम लोगों ने पढ़ा है फ्री कंसेंट। दिस इज द नेक्स्ट एलिमेंट जो ये प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आपका एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होगा। अब हम समझते हैं कि लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन लॉ ने कैसे डिफाइन करा है, क्या मतलब है। पहला लाइन बेसिकली हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। हम दो वर्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ एंड। इसका मतलब एक एग्रीमेंट में ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों ही लॉफुल होने चाहिए, तभी आपका एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बनेगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि ऑब्जेक्ट में और कंसिडरेशन में क्या अंतर है। कई बार रियल लाइफ में इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव हम तो ये समझेंगे फ्रेंड्स कि ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों लॉफुल होने चाहिए, और दोनों में से कोई भी चीज अगर अनलॉफुल है, जो हम पढ़ेंगे कब वो अनलॉफुल है, तो आपका एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं होगा। आइए मैं एग्जांपल समझाता हूँ। व्हेन इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, A, B, C enter into an agreement for division among themselves, gain acquired or to be acquired by them by fraud. The agreement is void as its object is unlawful. अभी आपको लगेगा सर ये अनलॉफुल कैसे है, अभी हम पढ़ेंगे कि अगर आपका ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट है धोखाधड़ी करना, तो वो लॉ डीम कर रहा है कि वो एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। तो यहाँ पे सिर्फ अभी आपको मैं लेके चलता हूँ अनलॉफुल कब है। सिर्फ मेरे को यहाँ पे एग्जांपल आपको समझाने का पर्पस ये था कि मैं आपको बता सकूं कि ऑब्जेक्ट कब अनलॉफुल है। अब एक केस लेते हैं जब कंसिडरेशन हमारी कब अनलॉफुल है। A promised to obtain for B an employment in public service, same government office, and B promised to pay 1000 rupees to A. अब यहाँ पे जो A को कंसिडरेशन मिल रही है वो क्या मिल रही है, पैसा मिल रहा है। बट B को कंसिडरेशन क्या मिल रही है, B को एक गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब मिल रही है बाय पेइंग द मनी। तो अब आपको लगेगा सर ये कैसे अनलॉफुल हो सकता है। फ्रेंड्स, ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने इसको भी अनलॉफुल डीम करा है। हम अभी यही पढ़ेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एज पर आईसीए ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इन फॉलोइंग केसेस। तो उसके अंदर एक चीज ये भी आएगा कि जहां पे एग्रीमेंट में आपका जो ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन है इट्स अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, और उस पब्लिक पॉलिसी में ये पॉइंट आ रहा है कि जहां पे गवर्नमेंट जॉब आप मेरिट्स के बेसिस पे नहीं ले रहे, आप पैसे दे के लेना चाह रहे हो, तो उस केस में भी आपका एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं है। तो यहाँ पे इस केस में जो सेकेंड एग्जाम्पल है, ए को फ्रेंड्स क्या मिल रही है, पैसे मिल रही है, और बी को क्या मिल रहा है, बी को जॉब मिल रही है in a government office by paying the money, and this is a case which is opposed to the public policy. Hence in this case the consideration is also unlawful. तो यहाँ पे जस्ट मेरा एग्जांपल लेने का पर्पस था, मैं आपको बता सकूं कि ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन में क्या अंतर आ सकता है। अब हम फ्रेंड्स आगे लेते हैं, हम आगे पढ़ते हैं कि इन व्हाट सिनेरियो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ये बोला है द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। हम वो सारे केसेस अब कवर करते हैं। आइए लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट आ रहा है इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इफ द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज फॉरबिडन बाय लॉ। अब इसका मतलब समझते, if the object or consideration of agreement is doing on of an act which is forbidden, prohibited by law, agreement is void. अब हम समझते हैं फ्रेंड्स कि कब कोई लॉ किसी एक्ट को प्रोहिबिट कर रहा है। An act is said to be forbidden, prohibited by law when it's punishable either by criminal law of the country or by special legislation. देखो इंडिया में दोस्त कई तरह के लॉ है। हर लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है कि आप उस लॉ की इंटेंशन के हिसाब से उसकी कंप्लायंस करो, और आप कंप्लायंस करने के लिए लॉ उसको किस तरह से उसके क्या कहते हैं प्रोविजंस बनाता है कि अगर आपने कंप्लायंस नहीं करी तो देयर कुड बी अ पेनल्टी। तो यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप कोई एक्ट कर रहे हो और वो एक्ट किसी लॉ में पनिशेबल है, और हमारे कौन कौन से लॉ है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में दे हैव लिस्ट डाउन द वेरियस एक्टिविटी जिसको हमने क्रिमिनल माना हुआ है, और देयर अदर लेजिस्लेशन जहाँ और कानून है जहाँ पे हम वो कानून ये बोलते हैं कि अगर आपने इस कानून की कंप्लायंस नहीं करी तो भी आप पे फाइन लगेगा। तो हम यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपके एग्रीमेंट में
कोई ऐसी एक्ट है विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और लॉ का प्रोहिबिट कर रहा है व्हेन इट्स पनिशेबल आइदर बाय क्रिमिनल लॉ ऑफ द कंट्री और बाय स्पेशल लेजिस्लेशन। आइए एक एग्जांपल से समझाता हूं। X granted a loan to the guardian of minor to enable him to celebrate the minor marriage. The agreement between X and guardian is void as its object minor marriage is illegal. तो यहाँ पे जो एक लॉ बना होगा, मुझे वो लॉ नहीं पता कौन सा है, ये भी एग्जांपल मैंने बुक से लिया हुआ है फ्रेंड्स समझाने के लिए, बिकॉज इंडिया में देयर एन नंबर ऑफ लॉज, ये कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी वेल वर्स इन ऑल टाइप ऑफ लॉ। यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल डिफरेंशिएट करने थे, क्रिमिनल लॉ का एग्जांपल मैं लेता वो आप इमीशिएट अप्रिशिएट कर लेते, उसका एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। एक्स और वाई, यहाँ पे वो एग्जांपल नीचे भी कवर होगा। एक्स और वाई एग्रीमेंट करते हैं, एक्स बोलता है कि भाई एक काम कर, तू जेड का मर्डर कर दे, मैं तुझे पैसे दूंगा। तो यहाँ पे द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज द मर्डर ऑफ द जेड, and the murder of the Z is murder of a person is a punishable under the क्रिमिनल लॉ ऑफ द कंट्री। इसलिए मैंने आपको ये क्रिमिनल लॉ वाला एग्जांपल टेकअप नहीं करा, वो तो आप अप्रिशिएट कर लोगे। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल जो टेकअप करा है, मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि और लॉ में भी अगर कोई चीज़ पनिशेबल है और हमारा ऑब्जेक्ट उस चीज़ को करने के लिए एग्रीमेंट में उस चीज़ को करने के लिए हमारा ऑब्जेक्ट है, तो वो हमारा एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझ में आ गया हो, एक्स गार्डियन को लोन क्यों दे रहा है, टू इनेबल हिम टू डू द मैरिज ऑफ माइनर, और माइनर मैरिज इंडिया में आज की डेट में परमिसिबल नहीं है, इट्स अ पनिशेबल, हेंस द एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड गार्डियन इज वॉइड। तो आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा कि कब आपका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल है, व्हेन द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व्स डूइंग एन एक्ट व्हिच इज फॉरबिडन बाय लॉ। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट पे टेकअप करते हैं, इफ इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। अब आपको ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट पढ़ के तो लग रहा होगा सर डिफीट द प्रोविजन ऑफ अ लॉ का मतलब हम किसी लॉ की वायलेशन कर रहे हैं, तो बोले यहाँ भी लॉ की वायलेशन थी, यहाँ पे फाइन था, बोले सेम पॉइंट है। फ्रेंड ऐसा नहीं है, इंडिया में देयर सर्टेन लॉज जो एक प्रोसीजर बताते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे हमारा एक लॉ है जिसका नाम है लिमिटेशन एक्ट। इसका थोड़ी सी ब्रीफिंग हमने कंसिडरेशन के टॉपिक पे कवर की थी। लिमिटेशन एक्ट में बेसिकली कवर क्या हो रहा है कि लॉ ने ये बोला है कि आपको अगर हमसे जुडिशियल मैटर्स में कुछ भी रिलीफ चाहिए तो हम आपको कुछ समय दे रहे हैं, उस समय के अंदर ही आप हमारे पास आइए। बिकॉज सिंपल सा थीम क्या है, जस्टिस शुड बी टाइम बाउंड। ऐसा नहीं है कि मैंने आज किसी को थप्पड़ मारा और मैंने अपने फ्रेंड को थप्पड़ मारा और 10 साल जाके बोलता है वो कोर्ट में कि साहब जैन साहब ने थप्पड़ मारा था, इनको आप पनिश कीजिए। तो लिमिटेशन एक्ट का पर्पस क्या है? लिमिटेशन एक्ट सिर्फ बता रहा है कि आपको जस्टिस चाहिए तो कितने टाइम में हमारे पास आ सकते हैं। अब एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक्स बोरोड 1 लाख फ्रॉम वाई and agreed not to raise any objection as to limitation and Y may recover the amount even after expiry of limitation period। एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है? एग्जाम्पल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि अगर हमें किसी से पैसा रिकवर करना है और वो सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है तो हम 3 साल तक कोर्ट में जाके रिकवरी कर सकते हैं। बियॉन्ड 3 साल कोर्ट हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स एक्स ने क्या करा है, एक्स ने बोरो करा है और एक्स वाई से क्या एग्री कर रहा है कि भाई तू मेरे पास 3 साल के बाद भी मेरे ऊपर तू केस कर सकता है। नाउ दिस प्रोविजन इन एग्रीमेंट relating to the recovery is beyond the limitation period as mentioned in the limitation act as it defeat the provision of limitation act। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बोरिंग वाला ऑब्जेक्ट है ये वैलिड रहेगा सिर्फ और सिर्फ जो एग्रीमेंट में प्रोविजन है जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वाई जो है उससे 3 साल के बाद भी रिकवरी कर सकता है, सिर्फ वो प्रोविजन जो है वॉइड एब इनिशियो कहलाएगा। The rest of the agreement will be enforceable। अब हम इसको रीड करते हैं। If the object or consideration of agreement is such nature that if permitted it would defeat the provision of any law
द एग्रीमेंट इज void टू दैट एक्सटेंट। पूरा एग्रीमेंट void नहीं होगा, सिर्फ वो प्रोविजन void होगा विच डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। तो अगर आप लिमिटेशन एक्ट को डिफीट करते हैं, मतलब उसका जो प्रोविजन लिखा है कि आप 3 साल तक कोर्ट के पास जा सकते हैं रिकवरी करने के लिए, बट आप एग्रीमेंट में लिख रहे हैं नहीं, द पर्सन कैन रिकवर द मनी फ्रॉम एक्स इवन आफ्टर 3 ईयर थ्रू द लीगल रास्ते से, उस केस में सिर्फ उतना प्रोविजन जो रिकवरी के लिए 3 साल से ज़्यादा का टाइम दे रहा है वो वॉइड है। और यहाँ पे आपने अगर एग्रीमेंट में लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजन को ओवर रूल करके कुछ करा है तो उसकी कोई पनिशमेंट नहीं है। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। एक कानून ऐसा है कि जहाँ पे आपने कंप्लायंस नहीं करी वो पनिशेबल है, एक कानून सिर्फ आपको प्रोसीजर बता रहा है, उसकी कंप्लायंस नहीं करी तो कोई भी पनिशमेंट नहीं है। तो होप आपको ये दोनों प्रोविजन समझ में आए होंगे कि पहला लिखा है इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ और सेकंड इफ इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज टू डिफ्रॉड अदर्स द एग्रीमेंट इज वॉइड। ये वाला केस फ्रेंड यही बन रहा है जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था कि ABC एग्रीमेंट करते हैं, चलो भाई मिलके लोगों को हम फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ। अब लॉ ने ये लिख दिया है इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट इज टू डिफ्रॉड अदर्स द एग्रीमेंट इज वॉइड। तो होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट टेकअप करते हैं। इफ इट इन्वॉल्व्स इंजुरी और इम्प्लॉय इंजुरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। क्या कह रहा है? इफ इन्वॉल्व, अभी रीड करता हूं, इफ ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट इज टू इंजर अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर द एग्रीमेंट इज वॉइड। अब मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए आपको ये लॉ पढ़ के, ये पॉइंट पढ़ के लग रहा होगा सर ये तो क्रिमिनल एक्ट है, ये तो यहीं पे कवर हो जानी चाहिए। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला जो एग्जांपल है आप उससे अप्रिशिएट करेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो चीज़ लिखी है कि जहाँ पे हमें किसी को इंजरी करनी है, पर्सन को या प्रॉपर्टी को, वो क्रिमिनल एक्ट में कवर हो। इस एग्जांपल से आप अप्रिशिएट करेंगे। X borrowed ₹100 from Y and executed a bond under which X promised to work for Y without pay for 2 years and agreed to pay interest at 10% per month and the principal amount at once। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। X ने मात्र कितने बोरो करे हैं? 100 रुपए। और 100 रुपए बोरो करने के लिए वो क्या बोल रहा है वाई को, से मैं आपके साथ 2 साल बिना तनख्वाह के काम करूंगा, मैं आपको 10% पर मंथ इंटरेस्ट दूंगा। अगर आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो एक्स और वाई के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जहाँ पे हम बोले क्रिमिनल एक्ट इन्वॉल्व है। बट कोर्ट ने क्या बोला? द एग्रीमेंट वॉज वॉइड because it involved injury to the X. Injury does not always mean friend physical injury, it could also be a mental injury। यहाँ पे X 100 रुपए बोरो कर रहा है और 100 रुपए बोरो करने के अगेंस्ट उसके ऊपर कितनी मेंटल इंजरी डाली जा रही है कि आप 2 साल बिना तनख्वाह के काम करोगे और आपको 10% पर मंथ ब्याज देना है। तो होप आपको ये एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। If the object of agreement is to injure a person or property of another, the agreement is void। अब इसी केस में आगे एग्जांपल लेते हैं। X promised to pay 10,000 to Y when he agreed to publish a libel। libel क्या होता है? Defamatory article against someone। मीन्स X Y मान लीजिए Y एक न्यूज़पेपर कंपनी है या कोई मैगजीन छापता है। X बोलता है Y को कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा अगर तुम Z के अगेंस्ट कोई डिफेमेटरी आर्टिकल पब्लिश कर दो। ये लिख दो कि Z ढंग से काम नहीं करता, सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इट वॉज हेल्ड दैट Y could not recover the amount against because agreement is void as it involve injury to the, हमारे एग्जाम्पल में Z। यहाँ पे एग्जाम्पल को ऐसे टेकअप करते हैं, X भाई को प्रॉमिस करता है कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा अगर आप Z के अगेंस्ट कोई बैड आर्टिकल पब्लिश कर दोगे। वाई वो आर्टिकल पब्लिश कर देता है, एक्स पैसा देने से मना करता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड क्या करा है कि एक्स और वाई का एग्रीमेंट इज वॉइड अब इनिशियो बिकॉज
x और y के एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है? इंजुरी टू दी z. Hence when injury to the z is there, it's covering under the thing of ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल. और जब ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन फ्रेंड्स अनलॉफुल है, एग्रीमेंट इज void ab initio. और जब एग्रीमेंट void ab initio है तो आप लीगल कोर्ट्स के थ्रू अपना राइट एनफोर्स नहीं कर सकते. आइए नेक्स्ट इसी केस में एक एग्जांपल और लेता हूं. एन एग्रीमेंट टू प्रिंट अ बुक in violation of another copyright is void as object is to cause injury to the property of another. Means for example, MJ एक बुक राइट करता है, X जो है वो Y को अप्रोच करता है कि भाई मैंने एक बुक लिखी है, और उसने बुक नहीं लिखी, उसने MJ की बुक बिल्कुल कॉपी करी है और Y को बोलता है कि आप ये बुक पब्लिश कर दो, मैं आपको पैसे दूंगा. यहाँ पे भी लॉ क्या बोलता है कि Y अगर ये बुक पब्लिश करता है, इट्स अ वायलेशन ऑफ दी कॉपीराइट ऑफ दी MJ, बिकॉज MJ की बुक जो है वो प्रॉपर्टी है, उसका कॉपीराइट है. तो अगर यहाँ पे X Y को बोलता है मैं पैसे दूंगा और Y वो बुक पब्लिश कर देता है डिस्पाइट नोइंग दैट इट्स अ वायलेशन ऑफ अ कॉपीराइट, और लेटर ऑन अगर वो X उसको पैसे नहीं देता है, इन दैट सिनेरियो इट विल बी हेल्ड कि Y वो पैसा लीगली कोर्ट से रिकवर नहीं कर सकता, बिकॉज X और Y का एग्रीमेंट कोर्ट ये बोलेगा अनलॉफुल है, इट इन्वॉल्व इंजुरी टू द कॉपीराइट ऑफ MJ. तो होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा कि अगर आपका एग्रीमेंट इन्वॉल्व इंजुरी टू द पर्सन प्रॉपर्टी, देन द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट विल बी डीम एज अनलॉफुल. आइए नेक्स्ट टेकअप करते हैं. If the court regard it as immoral or opposed to the public policy, इसको रीड करते हैं. If the object of consideration is immoral or opposed to the public policy, the agreement is void. अब यहाँ पे अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी ये चीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन नहीं करी है. यहाँ पे कोर्ट ने डिफरेंट केसेस में बताया है कि व्हेन इट विल बी कंसिडर्ड दैट ऑब्जेक्ट इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, वो हम पढ़ेंगे अभी. तो यहाँ पे एक अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी में आपको मैं बताऊं, एक लेके चलता हूँ. यहाँ पे पॉइंट आ रहा है ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू द पब्लिक ऑफिस, जहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए पैसे दे रहे. तो इफ द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, द एग्रीमेंट इज वॉइड. और वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन नहीं करा है. ये अगर कुछ भी मैटराइज होता है, द कोर्ट विल डिसाइड वेदर ऑब्जेक्ट इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी और नॉट. अब इस एग्जाम्पल को टेक अप करते. X gave 1 lakh rupees to Y, a married woman, to obtain a divorce from her husband. S agreed to marry as soon as she obtained a divorce. It was held that X could not recover back the amount because the agreement was void and it was immoral. देखिए हमारी इंडियन सोसाइटी में आप किसी की मैरिज तोड़ने के लिए उसे पैसे दे रहे हो. यहाँ पे कोर्ट ने बोला है द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन X एंड Y इज इमोरल, और अगर वो इमोरल है इट विल बी कंसिडर्ड एज एन अनलॉफुल है तो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं है. तो यहाँ पे सिर्फ अगर हम प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये जो वर्ड आ रहे हैं इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, ये दोनों वर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ओपन छोड़े गए हैं. इट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट डिसाइड करेगा इमोरल है या नहीं है. एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके सामने ऐसा कोई केस नहीं आएगा जहाँ पे आपको जजमेंट देना है इमोरल है या नहीं है. आपको सिंपल आएगा जहाँ पे आप एप्रिशिएट कर पाओगे कि वो अनलॉफुल है नहीं है, और वो अनलॉफुल पहले पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट में से आएगा. अब हमारे मॉड्यूल में उन लोगों ने क्या करा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ द जजमेंट गिवन बाय द कोर्ट ये बताया है इन व्हाट केसेस एन ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट विल बी कंसिडर्ड एज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी. आइए हम वही पढ़ते. और ये जो पॉइंट है, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से फ्रेंड काफी इंपॉर्टेंट है. इसको एज इट इज एज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है. व्हेन एन एग्रीमेंट विल बी ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट विल बी कंसिडर्ड टू बी अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी. आइए रीड करते हैं. ट्रेडिंग विद एनिमी एंड एनी ट्रेड एग्रीमेंट विद अ फॉरेन पर्सन whose government is at war with India without the permission of Indian government is void as object is opposed to the public policy. एग्जाम्पल लेता हूं कि फॉर एग्जाम्पल X है. X ने क्या कहते हैं,
कुछ एग्रीमेंट करा पी से, हु इज अ से सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। सपोज इंडिया और पाकिस्तान का ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर हो चुका है। अब एक्स ने क्या करा कि पी से सामान बोरो करा, और जो पी जो वो क्या कहते हैं, पी से सामान बोरो करा और एक्स अब उसे पैसा नहीं दे रहा है। अब पी को वो रिकवरी करने के लिए इंडिया में ही आना पड़ेगा। तो इंडिया में आना पड़ेगा। इंडिया के कोर्ट जो है पी की एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेंगे, बिकॉज एक्स और पी का एग्रीमेंट कब हुआ है, जब इंडिया इज एट अ वॉर विद द पाकिस्तान। और जब इस केस में जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर है तो कोर्ट ने क्या अपहेल्ड करा है, ट्रेडिंग विद एनिमी। दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज void ab initio because it's opposed to the public policy. Hence P cannot recover money from the X in Indian courts. That's a concept of trading with enemy. आइए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं दोस्त, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग मैंने जानबूझ के वर्ड क्यों लिखा है, देख आपके मॉड्यूल में भी एग्रीमेंट लिखा है, और अगर मैं इसका सिंपल डेफिनेशन आपको बताऊं तो इसका मतलब है प्रिवेंटिंग प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब पनिशमेंट। आइए इसको रीड करते एग्जांपल समझाऊंगा फिर। एन एग्रीमेंट विद पर्सन नॉट टू प्रोसीड विद लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट सैड पर्सन for criminal act done by said person is void as his object is opposed to the public policy. एग्जाम्पल लेता हूं, ए और बी है। ए ने क्या करा, बी के घर में चोरी करी, थेफ्ट करा। बी को पता लग गया कि वो ए ने करा है। अब बी ए के पास जाता है, देख मेरा सामान दे दे, नहीं तो तेरे पे मैं क्रिमिनल केस फाइल तो करूंगा ही करूंगा, और तेरे को उसके बाद जेल होगी। ए बेचारा थोड़ा सा बी के कहने से डर जाता है, तो बी उसको ये भी बोलता है कि तू मुझे क्या कहते हैं मेरा सामान वापस कर, और मेरे को तू एक्स्ट्रा कुछ पैसा भी दे, बिकॉज तूने ये एक्ट करी है, और तू अगर मेरा सामान वापस कर देगा और मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा देगा तो मैं तेरे ऊपर केस नहीं करूँगा। ए जो है वो ये क्या करता है, थेफ्ट का पैसा भी, उसको थेफ्ट का सामान भी वापस कर देता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी दे देता है। बट उसके बावजूद भी अगर बी कुछ उसको पनिश करने की बात करता है कि उसके ऊपर और धमकी देता है मैं केस कर दूंगा, तो ए जो है वो कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकता है कि साहब मैंने तो बी का पैसा भी दे दिया है और बी ने कमिटमेंट करी थी कि मैं आप पे केस नहीं करूंगा, और बी मेरे को धमका रहा है वो मैं केस करूंगा। तो यहाँ पे लॉ क्या बोलेगा कि एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी जिसके अंदर ए बी का पैसा वापस कर रहा है, इट्स अ void ab initio। क्यों? क्योंकि लॉ ने, सोसाइटी ने लॉ कैसा बनाया है कि अगर ए ने थेफ्ट करा है, ए शुड बी पनिश्ड। और लॉ ऐसा क्यों बोलता है कि अगर थेफ्ट करने पे आप किसी को पनिश नहीं करोगे तो ऐसी एक सोसाइटी में उसका बढ़ावा मिला जाएगा। तो इवन अगर ए जो है सारा सामान बी को वापस कर देता है, इवन ए इज लिएबल टू बी पनिश। बट अगर बी और ए एग्रीमेंट करते हैं कि तू मेरा सामान वापस कर दे और एक्स्ट्रा पैसे दे, मैं तुझे पनिश नहीं कराऊंगा, मैं तुझे कोर्ट में अगेंस्ट केस नहीं करूंगा, इस टाइप का एग्रीमेंट ए और बी के बीच में void ab initio है, बीइंग अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। बिकॉज लॉ की इंटेंशन है कि अगर किसी ने कोई क्रिमिनल एक्ट करा है ही शुड बी पनिश, कि डिस्पाइट इस केस में वो चोरी का सामान वापस कर रहा है। तो एग्रीमेंट विद द पर्सन नॉट टू प्रोसीड विद लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट सैड पर्सन फॉर क्रिमिनल एक्ट डन बाय हिम। तो एग्रीमेंट विद द पर्सन, इससे ये एक्स है, और सॉरी ये है यहाँ पे हम लेते हैं ए, ये बी लेते हैं दोस्त, और ये लेते हैं ए। तो अगर ए ने क्रिमिनल एक्ट करा है और बी और ए एग्रीमेंट ये करते हैं कि बी बोलता है मैं ए के अगेंस्ट क्या कहते हैं क्रिमिनल केस फाइल नहीं करूंगा, तो इस टाइप के एग्रीमेंट को कोर्ट ने बोला है अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, दैट्स कॉल्ड स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं दोस्त, मेंटेनेंस एंड चैंपियनरी। आइए मेंटेनेंस वर्ड्स पढ़ते हैं, ये क्या कोर्ट ने बोला है। इट्स एन एग्रीमेंट इन विच पर्सन प्रॉमिस टू मेंटेन सूट इन विच ही हैज नो इंटरेस्ट। एग्जांपल समझाता हूं, एग्जांपल समझ में आएगा। A offer B 2000 if B sues C for case they already have settled mutually under provision of law just to annoy C। मीन्स A B को बोलता है कि भाई तू C के ऊपर एक केस फाइल कर दे। अब B का C में
कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट किसी फॉर एनी रीजन यहाँ पे बी ए बी को पैसे देने के लिए बोलता है तो सी पे केस फाइल कर दे। अब ए और बी के बीच में ये जो एग्रीमेंट है, this agreement is maintenance agreement, and this maintenance agreement is upheld by the court to be against the public policy। तो अगर यहाँ पे ए बी को पैसा दे देता है और बी सी के अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं करता, तो ए कैन नॉट गो टू द कोर्ट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, because as per the court the agreement between A and B being opposed to the public policy is void ab initio। आइए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं दोस्त, chaptry। It's an agreement in which person agree to assist another in litigation in exchange of promise to hand over a portion of proceeds of the action। अभी आपको लाइन समझनी है होगी, एग्जांपल समझाता हूँ। A agree to pay B expenses to B if he sue B, and B agree to pay half of the amount received from result of suit। मीन्स A कहता है B के ऊपर कि भाई तू C के ऊपर केस कर दे, और अगर तू जीत जाता है तो बी कहता है कि मैं तुझे आधा आधा हम पैसा शेयर कर लेंगे। तो लीगल प्रोसीडिंग में सारे का सारे खर्चे इन्वॉल्व होते हैं। ए कहता है कि मैं तेरे सारे खर्चे बियर करूंगा, तो सी पे केस कर दे और तू जीत जाएगा तो जो भी सी से तुझे कंपनसेशन मिलेगा तू मेरे साथ आधा आधा शेयर कर लियो। नाउ दिस एग्रीमेंट इज कॉल्ड चैम्प्टरी, और ये एग्रीमेंट भी अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है, बिकॉज इट्स अ मेकिंग मॉकरी ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। तो होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हमने तीन चीजें करी है, एग्रीमेंट विच आर अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, ट्रेडिंग विद एनिमी, प्रिवेंटिंग लिटिगेशन, मेंटेनेंस एंड चैम्प्टरी। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं फ्रेंड्स, ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू द पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल्स। रीड करता हूँ, एग्जांपल समझाता हूँ। Public policy require that there should be no money consideration for appointment to an office in which public is interested। ट्रैफिकिंग का मतलब पब्लिक ऑफिस, गवर्नमेंट जॉब और टाइटल्स। टाइटल्स एग्जांपल लेता हूँ, उसके अंदर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो और उसके अंदर जैसे गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब शुड बी गिवन ऑन मेरिट बेसिस, पब्लिक इंटरेस्टेड है, बट उसमें अगर आप कुछ ट्रेडिंग कर रहे हो, पैसा लेके आप जॉब दे रहे हो, तो इट्स कॉल्ड अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल समझाता हूँ, तो आप ये भी मुझे बोल सकते हो सर वो तो ब्राइबरी हो गई, और ब्राइबरी तो आपके क्या है, क्रिमिनल केस है, वो तो यहाँ पे भी कवर हो जाएगी। कहाँ पे फ्रेंड्स, इट्स फॉरबिडन बाय लॉ, बिकॉज ब्राइबरी इज एन पनिशेबल ऑफेंस। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाता हूँ फ्रेंड्स कि क्या चीज कवर करी गई है। एन एग्रीमेंट टू पे मनी टू अ पब्लिक सर्वेंट in order to induce him to retire from his office so that another person may secure the appointment is void। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, एग्जांपल से लेता हूँ। ए जो है वो बोलता है बी को कि भाई मैं तुझे पैसे दूंगा, तू अपनी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो जा। यहाँ पे सो दैट ए का या किसी और पर्सन का अपॉइंटमेंट हो सके। यहाँ पे ये ब्राइबरी नहीं हो रही है कि बी जो है ए को कुछ फेवर कर रहा है, बी सिर्फ ए को इंड्यूस कर रहा है कि भाई पैसे ले ले और तो रिटायर हो जाए। जब तो रिटायर होगा तो मैं अपने कनेक्शन के थ्रू किसी और की उस पोस्ट पे अपॉइंटमेंट करा दूंगा या किसी भी की अपॉइंटमेंट करा दूंगा। तो यहाँ पे बी अपनी जॉब के लिए, ए अपनी जॉब के लिए बी को पैसा नहीं दे रहा, ए सिर्फ ये बोल रहा है कि तू रिटायर हो जा, मुझसे पैसा ले ले, तेरी पोजीशन वैकेंट हो जाएगी, एंड अनदर पर्सन हु इज नोन टू मी can be appointed। So this is a case of trafficking relating to public offices। अब titles पे आते हैं। An agreement to procure a public recognition like पद्म विभूषण for reward is void। मीन्स अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से एग्रीमेंट करते हो कि भाई तू मुझे ये अवार्ड दिला दे, मैं तुझे पैसा दूंगा, एंड अगेंस्ट दिस इज आई थिंक ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू द पब्लिक टाइटल्स। यहाँ पे भी क्या बोला है, This type of agreement is against a public policy, hence void ab initio। तो अगर वो कोई बंदा पैसे ले लेता है, देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो आदमी गवर्नमेंट ऑफिसर ही हो। ए और बी है, दोनों नॉन गवर्नमेंट ऑफिसर है, बट बी हैज सम लाइजनिंग इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट।
तो ए बी को बोलता है कि तू मुझे पद्म भूषण अवार्ड दिला दे, मैं तुझे पैसे दूंगा। अब ए और बी दोनों ही गवर्नमेंट ऑफिस नहीं है, तो ब्राइबरी वाला केस नहीं आ सकता है। तो मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके ये बताना चाह रहा हूँ कि इस केस में हम क्या कवर कर रहे हैं। बी ने सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू ए को पद्म भूषण दिलाने के लिए एग्रीमेंट करा है। तो सच टाइप ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी इज फ्रेंड void ab initio being opposed to the public policy। आगे बढ़ते, हरीश पेड 15,000 टू द ऑफिसर टू गिव हिज सन जॉब इन अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो एग्जांपल है ये ब्राइबरी वाला, ये ऊपर भी कवर हो सकता है, यहाँ भी कवर हो सकता है। तो ऑन फेलियर बाय ऑफिसर ही कुड नॉट रिकवर द अमाउंट एज सच कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट टू ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेज विच इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। और अगर इसके अगेंस्ट लॉ में कोई क्रिमिनल, मतलब लॉ इसको क्रिमिनल ऑफेंस मान रहा है ब्राइबरी को, तो ये वहां भी कवर हो जाएगा। तो आप होप आपको एक पॉइंट समझ में आया होगा, ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू द पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स। आइए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं फ्रेंड्स, एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज। ये क्या कहते हैं, एग्रीमेंट हैविंग देयर ऑब्जेक्ट for establishment of monopolies are opposed to the public policy and void। example समझते हैं, XYZ ABC are only manufacturer of oxygen cylinder in say West Bengal। मॉड्यूल का एग्जांपल है इसलिए स्पेसिफिक वेस्ट बंगाल में लिख दिया। They both enter into contract of supplying the same at very high rates and enjoy the monopoly rates during the say COVID period in the country। Such contract is opposed to the public policy as they intend to create monopoly। मीन्स अगर किसी भी एग्रीमेंट में मोनोपोली हो रही है, देखिए जब भी मोनोपोली होगी व्हाट विल हैपन, दैट एग्रीमेंट इज गोइंग टू एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर, और कंज्यूमर का एक्सप्लॉइशन कोर्ट ने अपहेल्ड करा है, इट्स अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। तो एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट इज बेसिकली एग्रीमेंट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, एंड एग्रीमेंट बीइंग अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी इज कंसिडर्ड एज एन अनलॉफुल। तो होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा कि आज का टॉपिक लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन क्या है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन की केस स्टडी आपके सामने लेके आऊंगा, जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट और फर्दर रिवाइज हो जाएगा। तो होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।